हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा की सीजन 2 के एपिसोड 20 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फॉक्स कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में 13 लोगों को मारा है और मैं ये सोचता था कि मैं एक एवरेज बेवकूफ के सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। मारना मजेदार होता है और उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये मेरे सामने वाले दुश्मन कितने खतरनाक हैं और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पर वो लोग तो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। इधर हम लोग बहुत से लोगों को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। तभी एक जोम्स वाइकिंग बैजर के हाथ को काट देता है। फिर बैजर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके हर एक वार को आराम से डॉज करता रहता है। तभी फॉक्स की नजर उसकी ओर पड़ती है और हम देखते हैं कि वो जोम्स वाइकिंग तो बस उसके साथ खेल रहा होता है। और फॉक्स कहता है गुडमन नहीं। तभी वो अपनी टांगों को देखता है जो कि डर के कारण वहीं पर जम जाती हैं और वो मन में कहता है, अरे नहीं, वो उसे मार डालेगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा आखिर वो जोम्स वाइकिंग के इतना पास कैसे चला गया। तभी बैजर नीचे गिर जाता है और वो जोम्स वाइकिंग उसे मारने लगता है, पर तभी स्नेक आकर उसके सर को काट देता है और कहता है, फॉक्स जल्दी से बैजर को लेकर फोर्ट में वापस चले जाओ। जिसके बाद वो उसकी ओर जाता है और स्नेक कहता है, सभी सैनिक वापस चलो। तभी बैजर कहता है, तो मजाक तो नहीं कर रहे, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तो स्नेक कहता है, बहुत हुआ बैजर, जरा अपने आसपास देखो, सच में क्या इतने सारे लोगों का उसके लिए मरना जरूरी था। फिर फॉक्स कहता है, सभी लोग वापस चलो। और ये बात सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, पर एक वहाँ पर पीछे रह जाता है। तभी वो जोम्स वाइकिंग उसे मार देता है। फिर कैटल कहता है, क्या कहा वापस चलो, मैंने ये ऑर्डर्स नहीं दिए, तुम सभी खुद को नॉर्समैन कहते हो, तो तुम्हारा सम्मान कहाँ पर है। फिर वो नीचे उतरकर एक को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा भागना बंद करो, और क्या तुम सोचते हो कि इसके बाद मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो वो आदमी हंसकर कहता है, कर्ज की किसे परवाह है, क्योंकि तुम्हारे खुद के लिए सब खत्म हो चुका है। शायद अब तुम्हें समझ आएगा कि हम गरीब लोग कैसा महसूस करते हैं। भले ही ये कितना भी अनफेयर हो, लेकिन तुम्हें राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम सभी तुम्हारी सभी बातें मानते थे। ताकत ही सब कुछ होती है मिस्टर कैटल, ये दुनिया तुम्हारे से कई गुना ताकतवर लोगों की सेवा करती है। जिसे सुनकर कैटल भी सोचने लग जाता है और उसकी शर्ट को छोड़ देता है। और वो आदमी कहता है, नहीं, वो यहाँ आ गए। तभी ये कैटल की ओर भाग कर आता है और उस पर अटैक करता है, जिसके साथ कैटल का हेलमेट हवा में उड़ जाता है। और इधर उल्फ कहता है, महाराज मेरे एक आदमी ने एक इंसान को मार डाला जो कि कैटल हो सकता है। तो कनूट कहता है, पर मैंने तो उसे पकड़कर लाने के ऑर्डर्स दिए थे। तो उल्फ कहता है, मुझे माफ करना महाराज, मैं खुद जाकर कंफर्म करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। फिर कनूट कहता है, जोम्स वाइकिंग भागते हुए सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं, ये भी मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ है। फ्लोकी से कहना कि अपने सभी सैनिकों को वापस बुला ले। तो उल्फ जी महाराज कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर थॉरगिल किनारे पर आ जाता है और चुपके से देखता है कि उल्फ कनूट से दूर जा रहा होता है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, यही मेरा मौका है। फिर वो ऊपर की ओर आकर भागकर उसकी ओर जाता है। इधर कनूट कहता है, सभी की बॉडीज को ध्यान से उठाओ और जो लोग जिंदा और घायल हैं हम उन्हें उनकी फैमिलीज को वापस कर देंगे। तभी वो चौंक कर पीछे की ओर देता है और थॉरगिल वहाँ पर आकर कहता है, कनूट तुम्हारा सर अब मेरा है। पर तभी कनूट अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे थॉरगिल भी चौंक सा जाता है और कनूट नीचे गिर जाता है। फिर थॉरगिल उन दोनों गार्ड्स को मार देता है और फिर कनूट भी खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी होती है। फिर थॉरगिल कहता है, मैं हैरान हूँ कनूट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओगे। तुम्हारी स्किल्स पहले से बेहतर हो चुकी है महाराज। तभी कनूट अपने हाथ की ओर देखकर मन में कहता है, मेरा बायां हाथ कमजोर हो चुका है, क्या सिर्फ एक अटैक ने मेरे हाथ को तोड़ दिया है। फिर थॉरगिल उसकी ओर आते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब तुम्हें मारने में मजा आएगा। जिसके साथ ही वो उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तभी कनूट उसके ऊपर अपना केप डालकर स्वॉर्ड को उठाने जाता है, पर तभी थॉरगिल उसे एक जोरदार किक मारता है और फिर वो उसके चेहरे पर पैर रखकर कहता है, काश हम लोग कुछ और समय खेल सकते, लेकिन मैं जरा सा जल्दी में हूँ, अब तुम्हारा सर मेरा है। पर तभी उसकी कलाई में एक स्वॉर्ड घुस जाती है, जिससे वो वहीं पर रुक जाता है। फिर उल्फ आकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, हरामजादे, तुम्हारी महाराज को किक मारने की हिम्मत भी कैसे
हुई और तभी थॉरगिल उसकी आंख में अपनी उंगली घुसा देता है, पर उल्फ उसे तब भी नहीं छोड़ता और कहता है मरो कमीने। जिसके बाद थॉरगिल बेहोश सा होने लगता है, पर तभी वो उल्फ को नीचे फेंक देता है। फिर वो कनूट के अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ से दूर हो जाता है। फिर उल्फ उठकर कहता है आप पीछे रहिए महाराज और मुझे अपनी स्वॉर्ड दीजिए। फिर थॉरगिल अपनी कलाई से उस स्वॉर्ड को निकालता है और दूसरी ओर देता है, तो सभी गार्ड्स उसकी ओर आ रहे होते हैं और एक कहता है सभी गार्ड्स वापिस आओ और राजा को बचाओ। जिसे देखकर थॉरगिल जोर से चिल्लाता है और समुंदर की ओर वापिस भाग जाता है। फिर कनूट कहता है उसका पीछा मत करना उल्फ, तुम्हें भी गहरी चोट लगी है और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और इससे भी ऊपर वो एक साहसी आदमी है, काश वो मेरी सेवा फिर से कर पाए। तभी एक गार्ड कहता है सभी गार्ड्स वापिस चलो, महाराज पर अटैक हुआ है, तो सभी लोग वापस उनकी ओर चलो। जिसके बाद सभी गार्ड्स वापस जाने लगते हैं और स्नेक कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या वो थॉरगिल ने किया है। जिसके बाद वो जरा सी राहत की सांस लेता है। फिर वो कैटिल के पास आकर पूछता है मास्टर क्या आप जिंदा हो, और हम देखते हैं कि कैटिल बस बेहोश ही हुआ होता है। फिर स्नेक कहता है लगता है इस सैनिक ने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम सच में किस्मत वाले हो। फिर वो उसे उठाकर कहता है अरे यार ये तो बहुत ही भारी है। फिर वो उसकी ओर देखकर कहता है ऐसा सोच मत लेना कि तुम मर कर इस सबसे आसानी से बच जाओगे। आयरन फिस्ट कैटिल, अभी तुम्हें अपनी हारी हुई सेना के लीडर के तौर पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है। फिर हम लोग आर्नहिड को देते हैं और वो कहती है मैं सुन पा रही हूँ वो आवाज जो कि मैंने तब सुनी थी जब हमारे गांव को जलाया गया था, दुनिया के तबाह होने की आवाज। वो लोग लड़ रहे हैं, सही कहा ना। तो इनर कहता है सब ठीक है, तुम चिंता मत लो, हम लोग अब गुलाम नहीं हैं और हम लोग इस फार्म को छोड़कर जा रहे हैं। इस लड़ाई का हमारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर आर्नहिड कहती है हम लोग इस जगह को छोड़कर कहां पर जाएंगे, जिससे इनर चौंक सा जाता है और लीफ कहता है हम लोग मेरे गांव चल सकते हैं, वो जरा सा ठंडा है लेकिन वो एक अच्छी जगह है। फिर आर्नहिड पूछती है क्या वहाँ पर गुलाम हैं और क्या तुम लोग वहाँ पर लड़ाई करते हो। तो लीफ कहता है हाँ, वहाँ पर किसी समय बहुत लड़ाइयाँ होती थी और अगर मैंने कहा कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा तो वो एक झूठ होगा। फिर आर्नहिड कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं और जा रही हूँ, गार्डर और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं तो बस शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शुक्रिया एनर और थॉरफिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक बहुत ही भयानक सपने में अकेली ही घूम रही हूँ, लेकिन मुझे हमारी सुबह की बातें बहुत पसंद थी और एनर मैं तुम्हारी स्टोरीज को बहुत एंजॉय करती थी। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एनर कहता है आर्नहिड नहीं, प्लीज डटी रहना, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने पेट के अंदर के बच्चे को प्रोटेक्ट करोगी। जिसके बाद आर्नहिड कहती है बच्चा पहले ही दूसरी ओर जा चुका है, जिससे सुनकर एनर शॉक हो जाता है। फिर आर्नहिड आंखें खोलकर कहती है जिनसे भी मैंने आज तक प्यार किया है वो सभी मर चुके हैं, तो अब जीने का क्या पॉइंट है, अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, तो आखिर मैं जिंदा क्यों ही रहूं। फिर एनर कहता है क्योंकि मैं, पर तभी आर्नहिड अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर एनर शॉक हो जाता है और कहता है आर्नहिड प्लीज उठो। तभी थॉरफिन आकर कहता है साइड हो जाओ। फिर वो उसके ऊपर के कपड़े को उठाता है और उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दबाने लग जाता है और कहता है मेरे पिता ने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी जिससे किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। एनर जितना हो सके उतना जोर से उससे बात करो। फिर एनर कहता है आर्नहिड प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी कहानियों पर हंसो, प्लीज उठो और मेरे साथ जिंदगी बिताओ, प्लीज आर्नहिड उठ जाओ ना। इसके कुछ समय के बाद हम लोग एनर को उसकी चेस्ट को दबाते हुए देखते हैं और थॉरफिन कहता है एनर बस बहुत हो गया। जिसके बाद एनर हाफता हुआ आर्नहिड की ओर देखता है और आर्नहिड मर चुकी होती है। जिसके बाद वो पीछे होकर बैठ जाता है और वहाँ पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और समुद्र की लहरें भी बढ़ जाती हैं। फिर थॉरफिन आर्नहिड के सर को उठा लेता है और कहता है दूर पश्चिम में कहीं, जिसे सुनकर लीफ भी चौंक सा जाता है। फिर थॉरफिन आगे कहता है
और समुंदर के पार एक जगह है जिसे विनलैंड कहते हैं। वो यहाँ से दूर एक गर्म और शांति से भरी हुई जमीन है जो कि जंग की लपटों और गुलामों के व्यापारियों की पहुंच से बहुत दूर है। तुम वहाँ पर बिना किसी तकलीफ के रह सकती हो। आर्नहिड, चलो वहाँ चलते हैं। चलो विनलैंड में एक शांति से भरा हुआ देश बनाते हैं। जिसके बाद एनर की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और थॉरफिन और लीव भी शांत खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर स्नेक आता है और वो लोग उसकी ओर देखने लग जाते हैं। फिर स्नेक कहता है, अरे ये तो तुम लोग हो, तुम लोग अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? और एनर की नजर कैटिल पर पड़ती है जिसके बाद वो गुस्से में खड़ा होता है और थॉरफिन कहता है, नहीं रुको एनर। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरकर कहता है, कैटिल तुमने आर्नहिड को मार डाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। तभी थॉरफिन आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है, रुको एनर, मास्टर को मारने से कुछ भी नहीं होगा। तभी एनर उसे साइड कर उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और स्नेक कहता है, तो इसका मतलब आर्नहिड मर चुकी है। फिर थॉरफिन एनर को रोक कर कहता है, अपनी आंखें खोलो एनर, प्लीज एनर रुको। पर एनर गुस्से में अपने होश खो चुका होता है तो थॉरफिन उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और होश में आ जाता है और इसके बाद वो रोने लग जाता है। फिर थॉरफिन उसके पास आकर कहता है, एनर, मास्टर को मारने से तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होगा, गुस्सा और ज्यादा गुस्से को जन्म देता है और इसके रिजल्ट में एक के बाद एक जाने जाती जाएंगी। मैं उस नर्क में बहुत समय तक फंसा रहा था तो प्लीज एनर उस श्राप के अंदर मत फंसो जिसने मुझे जकड़ा हुआ है। फिर एनर और थॉरफिन दोनों ही रोने लग जाते हैं। इसके कुछ समय के बाद वो लोग आर्नहिड को दफना देते हैं और बगाइस कहता है, डैड। तो लीव कहता है, मुझे पता है, जाओ जाकर शिप को चलने के लिए तैयार करो। जिसके बाद बगाइस भी वहाँ पर चला जाता है और फिर स्नेक भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन एनर अभी तक उदास बैठा होता है। फिर थॉरफिन सामने की ओर देखता है और उसे कनूट की एक पुरानी बात याद आती है जिसमें वो कहता है, भगवान जरूर हमें देख रहे होंगे, यहाँ तक कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं तब भी लोग अपने दोस्त खो रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, वो ये सब कुछ ऊपर स्वर्ग से खड़े देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग थॉरफिन को पूरी तरह से सीरियस देखते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और लीफ कहता है, थॉरफिन रुको, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? थॉरफिन रुको, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? तो थॉरफिन कहता है, मैं कनूट के पास जा रहा हूँ। तो लीफ पूछता है, लेकिन क्यों? फिर थॉरफिन कहता है, मास्टर अभी तक जिंदा है और वो पकड़े भी नहीं गए, तो इसीलिए ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, पर शायद मैं और मौतों को होने से रोक सकता हूँ। तो लीफ कहता है, ये पागलपन है, हमें इस जगह को छोड़कर अभी जाना होगा और आखिर तुम्हें ही ये क्यों करना है? फिर वो भागकर उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ आइसलैंड वापस ले जाने दो प्लीज थॉरफिन। तो थॉरफिन शिप की ओर देखकर कहता है, बहुत समय पहले आपने मुझे बताया था कि कैसे हमारे पूर्वज जंग से भागकर आइसलैंड आ गए थे। उस समय मैंने सोचा था कि वो झूठ है, पर अब मुझे उन सभी पर गर्व होता है और मेरे हिसाब से कनूट अपने साथ 100 के करीब आदमी लाया होगा और हालात कैसे भी हो जाएं, पर मैं वापस लौट कर ही रहूंगा। जिसे सुनकर लीफ भी चौंक जाता है। फिर थॉरफिन आगे की ओर चल पड़ता है और लीफ कहता है, हमारी शिप चलने के लिए कुछ ही समय के अंदर तैयार हो जाएगी, तो इसलिए तुम अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डालना। और थॉरफिन, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग आइसलैंड वापस जाकर ही रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड अगले मंडे को रिलीज होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।